ईस्ट आर्मी बेस के लीडर हिमांशु को अभी तक पता नहीं है कि अमन कहाँ रहता है, अमन कौन है। वो सोचती है कि उसके कजन को किसने मारा है और सारी पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद उसे लगता है कि स्नो वर्शिप सेक्ट ने उसके भाई को मारा है। तभी उसका असिस्टेंट नमन कहता है कि उनकी लास्ट लोकेशन नॉर्थ बेस के आसपास थी, क्यों ना उन्हें फोन कर उन्हीं से पूछ ले कि वहाँ पर क्या हुआ है। हिमांशी तभी फोन निकालती है और नॉर्थ आर्मी बेस के लीडर रोहन को फोन करती है और उससे पूछती है कि मेरे कुछ हाई रैंकिंग सोल्जर्स वहाँ से गायब हुए हैं, क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है। रोहन कहता है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बल्कि मैं तुमसे ये सवाल पूछने वाला था क्योंकि हमारे बेस से भी मेरे 2-3 हाई रैंकिंग सोल्जर्स यहाँ पर गायब हो चुके हैं। क्योंकि हमें पता है कि आसपास और म्यूटेंट्स घूमते रहते हैं, लेकिन वो हमारे हाईली ट्रेन म्यूटेंट्स को हरा नहीं सकते। तो मैं भी तुमसे पूछने वाला था, क्या तुम्हारा इसमें कोई लेना देना है। वो इस चीज को मना करते हैं और दोनों डिस्कस करते हैं कि वेस्ट आर्मी बेस अब जा चुका है, हम दोनों ने एक दूसरे पर अटैक नहीं किया, और जो साउथ आर्मी बेस है वो किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं करता, ना वो किसी से दोस्ती करता है, ना वो किसी से दुश्मनी करता है। तो अब एक ही चीज बची है, स्नो वर्शिप सेक्ट। और वैसे भी वो बहुत टाइम से हमारे यहाँ से सिविलियन या स्लेव्स को लेकर जा रही है, और उन दोनों को वो पहले से ही पसंद नहीं था, और अब उनके पास रीजन भी है उन पर अटैक करने का। वो दोनों प्लान करते कि हम सही मौका देखकर उन पर अटैक करेंगे। और दूसरी तरफ जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, जिसने उन दोनों के हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स को मारा था, वो अपने घर पर डिफेंस वॉल बना रहा था। उनके तीनों घर के आसपास की दीवार पूरी हो चुकी थी, और अब वो वहाँ पर वेपन्स लगा रहे थे, जो सारे वेपन्स उसके फोन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर किसी इंसान की जरूरत नहीं है, बस अमन अपने फोन से कुछ बटन दबाएगा और जो भी उन पर अटैक करेगा उन्हें लगेगा कि अमन के पास बहुत बड़ी आर्मी है, और कई घंटों तक उन पर गोलियां चलती रहेंगी। तभी शिवानी वहां पर आती है और बताती है कि पूरी दीवार कंप्लीट हो चुकी है। हम प्रोफेशनल वॉल बिल्डर तो नहीं थे, तो वो दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमन उस दीवार पर खड़ा होकर सोचता है कि मुझे लगा था कि अभी तक वो दोनों बेस अटैक कर देंगे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो तो किसी और पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि अमन कौन है। और शाम को सारी लड़कियों ने बहुत सारा खाना बनाया था, वो सब खाना खा रहे थे। थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही टीचर कहती है, क्या मैं इससे पहले अपने स्टूडेंट्स को खाना देकर आ सकती हूँ। अमन बिना कुछ सवाल पूछे खाना निकालता और उसे दे देता है। जैसे ही वो जाने वाली थी, निधि उसे कहती है कि आपने बस थोड़ा सा खाना खाया है, क्या उस स्टूडेंट्स ने आपको दोबारा से परेशान किया है। वो इस लायक नहीं है, आप उनके लिए परेशान क्यों होती रहती हो, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इतने दिनों से ब्रेन वॉश करने के बाद टीचर का दिमाग बदल चुका था, और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे वो रोने वाली है। तभी निधि उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो सारे स्टूडेंट्स बड़े हो चुके हैं, वो खुद भी तो अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन टीचर बड़ी उदास होकर कहती है, कुछ भी हो, वो कैसे भी हो, लेकिन है तो मेरे स्टूडेंट्स। उसका दिमाग चेंज हो चुका है, लेकिन अब भी वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। और अमन दूर से देखकर ये सोचता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं अपना घटिया काम किसी और से करवाता हूँ ताकि मेरा हाथ गंदे ना हो, और अगर मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे तो मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। और मन ही मन सोचता है कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद टीचर का दिमाग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अगले दिन जब टीचर और अमन ट्रेनिंग कर रहे थे, अमन कहता है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे स्टूडेंट्स को डमडम गांव में खतरा है तो तुम उन्हें यहाँ पर रहने के लिए कह सकती हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर और भी मेंबर्स हैं तो हमें सबसे बात करनी होगी और सबकी परमिशन की जरूरत होगी। टीचर कहती है, अभी के लिए उन्हें वहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर निधि और शिवानी भी है, और मैंने उनसे काफी ज्यादा बातें की हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए। निधि और शिवानी ने बहुत कुछ सहा है कॉलेज में, और वैसे भी अब डमडम गांव में वो काफी ठीक से रह रहे हैं और अभी कोई लड़ाई की उम्मीद भी नहीं है। अमन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, दुनिया में हर वक्त बुरी चीजें नहीं होती, हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। टीचर ये सुनकर कहती है, मुझे पहले लगता था कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से इतने सॉफ्ट हो। वो आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वो जिजित्सु प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत ही पास अगर किसी के साथ लड़ाई हो तो ये बेस्ट चीज होती है अपने आप को बचाने के लिए। टीचर फिर से उसे पटक पटक कर मारने लगती है, लेकिन किसी वजह से अमन इस चीज को एंजॉय कर रहा था। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमन नोटिस करता है कि टीचर का बिहेवियर अब चेंज हो चुका है। वो पहले बहुत ही टेंस रहती थी, टेंशन में रहती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहती है, खुश रहती है और ज्यादा स्माइल करती है। अब उसे इस घर में रहना पसंद है और बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रेनिंग के बाद अमन अपने बेड पर रेस्ट कर रहा था और सोच रहा था, क्या मैं अपने प्लान को शुरू कर सकता हूँ। ये सबसे बेस्ट मौका है उस स्टूडेंट से निपटने का। मैं अपने फोन को उनके घर पर रख देता हूँ और ईस्ट आर्मी बेस उनको ढूंढेगा और उन्हें मार देगा, लेकिन इससे बड़ा रिस्क है कि वो हमारे पास भी आ जाए, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी दीवार जो बना रखी है, किसी को भी दूर से दिखाई दे जाएगा। और अमन सोचता है, वैसे ही मैं लड़ाई नहीं चाहता, बहुत हो चुका लड़ाई, आपस मुझे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शांति से रहना है। लेकिन तभी अमन सोचता है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी नहीं चलती, कभी ना कभी तो वो हमें ढूंढ ही लेंगे और ये लड़ाई होकर ही रहेगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तभी अमन वो सैटेलाइट फोन को निकालता है
जो उसने दाढ़ी वाले आदमी से लिया था और उस बिल्ली को बताता है कि ये जाकर उनके घर में रख देना। वो बिल्ला भागते हुए डमडम गांव की तरफ जाता है और वहाँ पर फोन को रख देता है। दूसरी तरफ शहर का ऐसा एरिया जो हमेशा लोगों से भरा रहता था, जहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च था, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ चर्च बचा है जिसमें लाइट जली हुई है और उसके अंदर सब लोग एक लाल कपड़ा पहनकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। वहाँ की लीडर है सोनाली। वो अपने हाथ जोड़कर कुछ प्रेयर कर रही है और बाकी सब उसी साथ रिपीट कर रहे हैं और इसी के साथ वो कहती है कि बर्फ की देवता की पूजा करो, बर्फ के देवता ही हम सबको ठीक करेंगे और इस मुसीबत से हमें बाहर निकालेंगे। और तभी एक औरत जिसके हाथ में बच्चा था वो भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, मेरा बच्चा मरने वाला है, क्या तुम इसे बचा सकती हो? सोनाली को उस पर दया आ जाती है और अपनी पावर्स का यूज करती है और थोड़ी देर में वो बच्चा ठीक हो जाता है और यही उसकी पावर्स है और इसी की वजह से सब उसके पास आते हैं। लेकिन अपनी पावर्स को 2-3 बार यूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है। उसके असिस्टेंट राहुल और वैशाली उसे कहते हैं कि आप आराम करिए। तभी उसके हाई प्रीस्ट आती है और कहती है कि आप बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, आप ये थोड़ी देर बाद भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप अभी सबको ठीक करें। लेकिन वो कहती है कि अभी लोगों की सेवा करनी ज्यादा जरूरी है। और ऐसा बोलते ही उसके पीछे जो दीवार थी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गोलियों के चलने की आवाज आती है और उस धमाके के बाद चर्च में अफरा तफरी मच जाती है और वैशाली को पता चल जाता है कि हम पर हमला हुआ है और अब हम मुसीबत में हैं। वो 2 म्यूटेंट को कहती है कि लीडर को प्रोटेक्ट करो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए और बाकी सब मेरे पीछे आओ ताकि हम उन्हें रोक सके। हम किसी भी कीमत पर उन्हें अंदर आने नहीं दे सकते। सोनाली स्नो वर्शिप सेक्ट का एक सिंबल है। वो वहाँ पर पूजा करती है, लोगों को ठीक करती है, लेकिन वो और किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होती। वहाँ के सारे काम उसके असिस्टेंट राहुल और वैशाली देखते हैं और वो बाकी सारे लोगों को लेकर बाहर चले जाते हैं और सोनाली वहाँ पर पूजा करती है बर्फ के देवता से कि सबको बचाए और यहाँ पर शांति बनाए रखे। और बाकी सारे फॉलोअर्स जो वहाँ पर खड़े थे वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी लीडर इस टाइम पर भी पूजा कर रही है कि वो सब सेफ रहें। ये देखकर उनमें हिम्मत आती है और वो सब भी बाहर चले जाते हैं लड़ने के लिए। और चर्च के बाहर आसमान गोलियों से भर चुका था क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट माउंटेन बेस की कंबाइंड फोर्सेस वहाँ पर आ चुकी थी और वो इस बात से गुस्सा थी कि उनके हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स को किसी ने मार दिया था और वो अब गायब हैं। और उन्हें स्नो वर्शिप सेक्ट पहले से ही नहीं पसंद था, तो अब उनके पास मौका था कि वो इन्हें फाइनली खत्म कर दे और उन्हें सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसी दुनिया में जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसके कई शब्द ही सही होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट आर्मी बेस गवर्नमेंट ने बनाए थे ताकि अगर कोई बाहर से हमला करे तो हम अपने शहर को बचा सके और उनके पास एडवांस वेपन गन्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन स्नो वर्शिप सेक्ट में ऐसे लोग हैं जो भाग कर उनके पास आए थे, ब्लैक मार्केट से आए थे, कुछ गुलाम थे, कुछ छोटे मोटे वर्कर्स थे, उनके पास छोटे मोटे हथियार थे लेकिन वो उन्हें चलाने के लिए ट्रेन नहीं थे। और उनमें से एक ने तो अपने चारों तरफ पटाखे लगाए और दुश्मन की गाड़ी की तरफ कूद गया और वो वहाँ पर खत्म कर देता उस गाड़ी को। ये देखकर हिमांशी शॉक हो जाती है कि उस बेवकूफ औरत ने इन्हें ब्रेन वॉश कर दिया है और अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। ना इन्हें मौत से डर लगता है ना ही किसी और चीज से और वो सोचते हैं कि आज इन्हें खत्म कर ही देते हैं। उसके बाद वो चर्च की तरफ उंगली करती है और कहती है, सोनाली को पकड़ कर लेकर आओ, आज मुझे वो चाहिए और जो भी उसे पकड़ कर लेकर आएगा मैं उसे 50 किलो चिकन दूंगी। और तभी चर्च के एग्जिट पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। वैशाली काफी सारे पावरफुल म्यूटेंट्स के साथ वहां पर आ चुकी थी और ये देखकर बाकी सारे फॉलोअर्स खुश हो जाते हैं कि अब ये पावरफुल म्यूटेंट्स आ चुके हैं, अब ये हमें बचाएंगे। सारे सोल्जर्स का ध्यान उनकी तरफ जाता है और अपनी गन उनकी तरफ करके सारी गोलियां उन पर चलाने लग जाते हैं। वैशाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना राइट हैंड ऊपर करती है और उनके सामने गोल्डन बैरियर आ जाता है और सारी गोलियां उसमें ऐसे फंस जाती हैं जैसे वो रबड़ हो। और जैसे ही वो अपना हाथ नीचे करती है सारी गोलियां जमीन पर गिर जाती हैं और कहती है, क्या तुम पीस अग्रीमेंट को खत्म करना चाहती हो? हिमांशी सुनकर गुस्से में कहती है, पीस अग्रीमेंट? तुमने पीस अग्रीमेंट को तोड़ा है। और वो अपने पीछे से एक जग निकालती है, उसका ढक्कन हटाती है और कुछ पीती है। कुछ सेकंड रुकने के बाद वो बहुत सारी आग अपने मुंह से छोड़ती है और एक फायर ड्रैगन वैशाली और उसके सारे फॉलोअर्स की तरफ जाता है। ये सब देखते हुए वैशाली अपने हाथ दोनों तरफ करती है और 2 कार को अपनी तरफ खींचती है ताकि वो आग को रोक सके। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कार उस सारी आग को रोक लेती है लेकिन तब भी वो इतनी गर्म थी कि वहाँ पर खड़े कुछ फॉलोअर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वैशाली चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्यों? स्नो वर्शिप सेक्ट हमेशा से क्लियर था, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं तुम जिंदा रहो, हमें भी जिंदा रहने दो। हम दुनिया में शांति चाहते हैं ना कि बर्बादी। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो लेकिन ईस्ट और नॉर्थ माउंटेन बेस के लीडर रोहन और हिमांशी कुछ नहीं सुनते। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। वो दोनों इस चीज से जेलस थे कि स्नो वर्शिप सेक्ट उनकी ग्रुप से ज्यादा बड़ा हो गया है और अब सच्चाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो आज बस इन सबको खत्म करने के लिए आए हैं। वो दोनों अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि अटैक करो और रुकना मत। ये देखकर वैशाली समझ जाती है ये यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आए हैं और अब सिर्फ लड़ाई से ही हम खुद को बचा सकते हैं।
और वो कहती है कि बर्फ की देवता का नाम लो और सबको मार दो। और उसके ये कहते ही उसके सारे फॉलोअर्स और म्यूटेंट्स चींटियों की तरह वहां से बाहर आने लगते हैं। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और डर का नामो निशान नहीं था। किसी के हाथ में किचन नाइफ था, किसी के हाथ में आयरन रॉड, और वो सब नॉर्थ और ईस्ट माउंटेन बेस की सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ बाकी सारे सोल्जर्स के पास बहुत सारे हथियार थे। ठंड से बचाने के लिए खुद वो कपड़े थे और वो उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और तो और हिमांशी के फायर ड्रैगन ने वहां का माहौल थोड़ा गर्म कर दिया था। और ये सब देखने के बाद रोहन भी अपनी पावर्स दिखाता है। वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है जिससे वहां पर बर्फ जम जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी पर बर्फ का आर्मर बन जाता है। उसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है और काफी सारे नुकीले बर्फ के टुकड़े गोलियों की तरह दूसरों पर जाते हैं। और उसके बाद वो ही बड़ी स्पीड से उनकी तरफ जाता है जिससे उन बर्फ के टुकड़ों में मर्ज हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता। रोहन और हिमांशी ने अपनी पोस्ट अपनी पावर की वजह से हासिल की थी। वो शुरुआत से लीडर नहीं थे, वो वहाँ के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स थे और इसी वजह से वो स्नो वर्शिप सेक्ट पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन स्नो वर्शिपर्स के पास अपनी एक पावर थी, नंबर्स की पावर। उनके पास इतने सोल्जर्स थे कि वो आते ही जा रहे थे और किसी के मन में भी डर नहीं था। ये देखकर हिमांशी के पसीने छूट जाते कि इनके मन में डर का नामो निशान नहीं है और कुछ तो मरने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इन्हें सच में सोनाली ने ब्रेन वॉश कर दिया है और अभी इस बर्फ के देवता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और तभी एक और आदमी जिसके चारों तरफ पटाखे लगे हुए थे, वो एक कार पर कूद जाता है और बटन दबा देता है और नॉर्थ और ईस्ट आर्मी बेस के सोल्जर्स को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो सोल्जर्स अपनी सारी जिंदगी लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को मरते हुए देखते थे, उनके पसीने छूट गए थे कि ये क्या हो रहा है और अब उन्हें डर लगने लगा था। उनके ज्यादातर सोल्जर्स अपने बेस पर थे ताकि वो बेस को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर सिर्फ 200 या 300 सोल्जर्स आए थे लेकिन उनके पास बहुत सारे हथियार थे। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, अगर ऐसे इंसान वहाँ पर आएंगे जो मरने से नहीं डरते और वो 10,000 हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये देखकर हिमांशी रोहन को कहती है क्यों ना हम इन सब से लड़ना छोड़कर इनके लीडर्स को पकड़ ले। रोहन इस प्लान को हाँ करता है और दोनों अपनी अपनी टेक्निक्स को एक्टिवेट करते हैं। हिमांशी अपनी टेक्निक इन्फर्नो को एक्टिवेट करती है, एक जार निकालती है और एक बड़ी सी सिप लेती है। उसे शरीर पर लाल लाल निशान आ जाते हैं और इसी के साथ रोहन भी अपनी फ्रॉस्ट लॉर्ड की टेक्निक को ऑन करता है। रोहन फिर से बर्फ में गायब हो जाता है। वैशाली को पता चल जाता है कि उसकी तरफ खतरा आ रहा है। इससे पहले वो रिएक्ट कर पाती, कोई उसका पैर पकड़ देता है, वो होता है रोहन। और तभी हिमांशी वहाँ पर आती है और डायरेक्ट उसके फेस पर मुक्का मारती है और मुक्के से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका हुआ था बर्फ और आग की वजह से और उस धमाके का जब धुआं हटता है तो वैशाली तब भी वहाँ पर खड़ी हुई थी लेकिन उसके दोनों हाथ काले हो चुके थे। अगर इस पॉइंट पर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर भी सकती है। हिमांशी और रोहन उससे थोड़ी दूर खड़े थे और वो खुद में डिसअपॉइंट होते हैं कि उनके पूरी पावर्स लगाने के बाद भी वो वैशाली को नहीं मार पाए। और हमें पता चलता है कि उसकी 2 और साथी ने उनके अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था और अब वो प्रिपेयर रहेंगे ऐसे अटैक्स के लिए और ऐसा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ नॉर्मल फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में फ्राइंग पैन था और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और ईस्ट और नॉर्थ आर्मी बेस के सोल्जर्स में डर पड़ता जा रहा था कि वो अपने 10 साथी मरवाने के लिए तैयार हैं हमारा एक सोल्जर मारने के लिए। हिमांशी ये देखकर सोचती है कि हम ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि हम अपने मिलिट्री पावर का यूज करते हैं कुछ लोगों को मारने के लिए और बाकी सारे खुद ब खुद घुटने टेक देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा है। ये सब मरने के लिए तैयार हैं पर झुकने के लिए नहीं। और अब उन दोनों को समझ में आ चुका था अगर वो जीत भी जाए तो वो यहाँ से सिर्फ 1 या 2 सोल्जर से जिंदा लेकर जा सकते हैं। और अभी भी साउथ बेस बिल्कुल ठीक ठाक है जिसके लीडर का कोई नामो निशान नहीं है और वो बहुत पावरफुल है। अगर हमारे पास सोल्जर्स की कमी होगी तो वो हम पर अटैक कर देगा। और उसके बाद वो चिल्लाती है कि मेरा कजन और हमारे कुछ पावरफुल म्यूटेंट सोल्जर्स को किसी ने मार दिया है और हमें पूरा शक है कि स्नो वर्शिप सेक्ट ने उन्हें मारा है। तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि तुमने किया या नहीं किया और क्यों किया। रोहन कहता है मेरा भी एक हाई रैंकिंग म्यूटेंट तुम्हारे बेस के आसपास मारा गया था, जल्दी से जल्दी हमें एक्सप्लेनेशन दो वरना हम तुम सबको कुचल कर मार देंगे। लेकिन स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग बेवकूफ नहीं थे। राहुल को समझ में आ जाता है ये हम पर अटैक करने आए थे लेकिन हमारी आर्मी को देखकर इन्हें डर लगने लगा है। उसका पैर एक चील की तरह बन जाता है, एक सोल्जर का सर लेता है और हिमांशी की तरफ फेंक के मारता है कि तुम्हारे वहाँ पर 2 मौत हुई तो उससे हमारा क्या लेना देना है, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हमने ये किया है। हिमांशी उस अटैक को डॉज करती है और कहती है सबूत? क्या तुम्हें इस टाइम पर सबूत चाहिए? इस टाइम क्या मैं तुम्हारे लिए पुलिस लेकर आऊँ, जज बैठाऊं? तभी वैशाली उसे रोकती है और कहती है कि स्नो वर्शिप सेक्ट ने हमेशा पीस ट्रीटी की इज्जत की है, हम हमेशा शांति चाहते हैं, हमने कभी भी तुम पर अटैक नहीं किया। रोहन ये सुनकर हंसता और कहता है तुम नहीं तो और कौन, हम 2 बेस यहाँ पर हैं। वेस्ट आर्मी बेस तबाह
हो चुका है और साउथ बेस इतनी दूर से हमारे लोगों को मारने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, तो बचते हो सिर्फ तुम। मैं ऐसे किसी भी आर्मी बेस के बारे में नहीं सोच सकता जो इस शहर में हो और हम दोनों आर्मी बेस पर अटैक करें और इतनी सफाई से अटैक करें कि कोई सबूत ना मिले। वैशाली एक लंबी सी सांस लेती है और उन्हें कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि 4 आर्मी बेस और स्नो वर्शिप को छोड़कर हो सकता है वहाँ पर एक और ग्रुप हो जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। हिमांशी कहती है कि ग्लोबल फ्रीज के बाद ये पूरा शहर 4 हिस्सों में डिवाइडेड था और यहाँ पर सिर्फ एक नया ग्रुप आया था जो कि थे तुम। इसके अलावा कैसे हो सकता है कि एक और नया ग्रुप आ जाए और वो इतना ताकतवर बन जाए कि हम दोनों पर अटैक करें। वैशाली कहती है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया वेस्ट आर्मी बेस के आसपास बहुत ज्यादा हलचल है और वहाँ पर अजीब सी चीजें होती रहती हैं। और ये सुनते ही वो दोनों सोचते हैं कि वेस्ट आर्मी बेस चारों बेस में सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी किसी ने उसे तबाह कर दिया और वहाँ से कभी न कभी गोलियों की आवाज जरूर आती थी, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि किसी बाहर के इंसान ने उन्हें मारा होगा। सब ये मानते थे कि किसी और शहर के आर्मी बेस ने उन्हें तबाह किया है, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं मानते। और हिमांशी कहती है कि हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे करें, जब तक तुम हमें सबूत नहीं देते मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मान सकती। अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि ऐसे टाइम पर सबूत कहाँ से लेकर आए, पुलिस बुलाएं। वैशाली कहती है, वेस्ट आर्मी बेस के तबाह होने के बाद हम वहाँ पर गए थे और उस दिन हमें नॉर्थ आर्मी बेस के लोग भी मिले थे, लेकिन उसके साथ हमें 3 और लोग मिले थे जो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लोगों को मारा हो। इसके बाद राहुल कहता है कि वहाँ पर 3 लोग वेस्ट आर्मी बेस की यूनिफॉर्म पहन कर आए थे। हमें लगा था वो कुछ बचे हुए सोल्जर्स है जो वेस्ट आर्मी बेस के हैं और हम तुम्हारे आर्मी के पंगों में नहीं पड़ना चाहते थे, तो हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मुझे आज पता चला है कि तुम्हारा कमांडर वहाँ पे मर गया था। नॉर्थ आर्मी बेस का लीडर रोहन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वेस्ट आर्मी बेस के लोग अब बेजिंदा और धीरे धीरे अपनी पावर गेन कर रहे हैं। और हिमांशी इस बात को मना कर देती है, कहती है वो जिंदा कैसे रह सकते हैं, उनका बेस मिसाइल ने तबाह कर दिया था, उनका सारा खाना और हथियार उसी जमीन के नीचे थे, तो जिंदा कैसे रहेंगे और सरवाइव कैसे करेंगे। और उनमें से अगर कोई जिंदा भी बच गया है तो अभी उन्हें छिपना चाहिए, ना कि हम दोनों बेस पर अटैक करना चाहिए। इसके बाद वैशाली कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है वेस्ट आर्मी बेस के आसपास जो हो रहा था उसकी वजह से ही वो लोग मारे गए हों और हमें उनके बारे में नहीं पता। वो इस बात का फायदा उठाते हैं और सब कुछ कर कर निकल जाते हैं और हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हिमांशी अपने मन में सोचती है कि चारों आर्मी बेस और स्नो वर्शिप सेक्ट एक दूसरे पर अटैक करने की नहीं सोचेंगे। ये किसी आउटसाइडर का ही काम हो सकता है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे लड़ेगा, क्योंकि उसे तो कोई जानता ही नहीं है। वो दोनों आर्मी बेस के लीडर एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कोई और ही इंसान है जो अपने घर पर बैठकर हंस रहा है कि ये सब आपस में लड़ेंगे और मर जाएंगे। और इन तीनों में से कोई भी अपने सोल्जर्स को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे सोल्जर्स को खो चुके हैं। हिमांशी और रोहन को समझ में आ गया है कि स्नो वर्शिप ने उनके आदमियों को नहीं मारा, लेकिन उनके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते। इसीलिए हिमांशी गुस्सा होकर उन्हें कहती है, हम अपने बेस पर जाएंगे और दोबारा से इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो तो हम तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। ये सुनकर राहुल चिढ़ जाता और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है एक झटके में खत्म कर दोगे? हम तुमसे डरते नहीं हैं। अगर दोबारा कभी यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें वापस जिंदा नहीं जाने दूंगा। और वापस जाते वक्त दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते ही वो क्या करने वाले हैं। रोहन कहता, मुझे कभी नहीं लगा था कि स्नो वर्शिप सेक्ट इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेगा। हिमांशी कहती है, हाँ मेरे भी काफी सारे फॉलोअर्स अब इसके पास जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ इंसान जो ये सोचते हैं कि मरने के बाद वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर गर्मी होगी, अच्छा खाना होगा, अच्छी रहने की जगह होगी। भला मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, सब जमीन में दफन हो जाते हैं। रोहन उसे कहता है कि ये सच में ब्रेन वॉश करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, तो तुम बेस पर जाकर क्या करने वाली हो? हिमांशी कहती है, हम जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सब किसने किया है और क्यों किया है। मुझे लगा था तुम भी यही करने वाले हो। रोहन कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, हमारा दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें। अगर हम दोनों हाथ मिला लेते हैं तो हम पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। हिमांशी इसका जवाब नहीं देती और अपने सारे सोल्जर्स के साथ वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद रोहन का कमांडर वहाँ पर आता है और कहता है, मुझे हमेशा लगता है जैसे औरत कुछ छुपा रही है। रोहन उस बात को इग्नोर करता और कहता है, वो तो मुझे पता ही है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। ऐसे टाइम पर कोई भी हमारा दोस्त नहीं होता, बस कुछ टाइम के लिए हमारा दोस्त होता है। और तभी रोहन को याद आता है कि कुछ दिनों पहले उनके पास एक मैसेज आया था कि एक लड़का है अमन नाम का, जिसने अमेज़न वेयर हाउस में चोरी की थी और वो अब डमडम गांव के पास रहता है, जो कि वेस्ट माउंटेन बेस के पास है। तो हो सकता है जो हमें मैसेजेस मिले थे उसमें कुछ सच्चाई हो। आखिरकार उस हैकर की करामात अब सामने आ रही है। जैसा कि हमने पहले देखा था, अमन ने उस बिल्ले को फोन दिया था कि वो फोन डमडम गांव में रख दे, और अब ईस्ट माउंटेन बेस में हिमांशी की टेक टीम ने ये पता लगा लिया है कि वो सैटेलाइट फोन कहाँ पर है। हिमांशी का असिस्टेंट उसे बताता है कि डमडम गांव में कम से कम 1000 आदमी हैं और वही सब लोग थे जो वेस्ट आर्मी बेस से लड़ रहे थे। हिमांशी कुछ देर सोचती है और उसके बाद बोलती है कि उनकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है,
फिर भी वो इतनी बेरहमी से हम पर अटैक क्यों करेंगे कि हमारी पूरी टीम को ही खत्म कर दें। और फिर वो सैटेलाइट फोन एक बार उसका सिग्नल गायब हो गया और कुछ दिनों बाद दोबारा से आ गया। ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब किसी ने जानबूझकर किया है और हमें किसी को भेजना होगा ताकि वो वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करे और हमें पूरी रिपोर्ट दे। असिस्टेंट कहता है कि हमें नॉर्थ माउंटेन बेस के साथ काम करना चाहिए क्योंकि वो हम दोनों का दुश्मन है और इस तरीके से हम सेफली सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हिमांशी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद हिमांशी कहती है हमें अभी तक ये तो नहीं पता वो कितने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने वेस्ट आर्मी बेस को हराया था, मतलब उनकी पीक स्टेट वेस्ट आर्मी बेस की जितनी होगी। और क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक उससे लड़ाई की है तो वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे। हमारे पास मौका है, अगर अभी हम उन पर अटैक करेंगे तो शायद हम उन्हें हरा दें। लेकिन उसके असिस्टेंट को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि उन्होंने सक्सेसफुली वेस्ट आर्मी बेस को हरा दिया था और वो हम सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल था और हमारी दो टीम को अभी तक खत्म कर चुका है, जिसमें से एक आपका कजन था जो कि खुद एक म्यूटेंट था। हिमांशी उसे कहती है कि मेरा कजन ग्लोबल फ्रीज से पहले एक ऑफिसर था जिसकी वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। ऊपर से उसकी म्यूटेंट स्ट्रेंथ सबसे कम थी। लोग उसकी इज्जत सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि वो मेरा कजन था। और इस बार हम डॉन को वहाँ पर भेजेंगे, लेकिन उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ मत बताना। उसका असिस्टेंट बिना कुछ सवाल जवाब किए एक और सोल्जर को कहता है कि जाओ और डॉन को बुला कर लेकर आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो वर्शिप सेक्ट के चर्च के आसपास धुआं ही धुआं है और वहाँ पर हर जगह लोग घायल पड़े हैं। और उसी के बीच वैशाली अपना हाथ पकड़कर खड़ी थी। आखिर दो सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स जो कि दो सबसे बड़े बेस से आते हैं, उन दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया था। राहुल उसे कहता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं हूँ, मैं बाद में सोनाली के पास जाऊंगी ताकि वो मुझे ठीक कर सके, लेकिन अभी के लिए मैं ये सब तुम पर छोड़ रही हूँ, यहाँ पर सबको संभालो। वो आसपास देखता है कल लड़ाई के टाइम पर सबका गर्म खून था और उस टाइम पे किसी को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सबको अपनी चोट में दर्द महसूस हो रहा था। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था। तभी चर्च से नन बाहर आती हैं और सबका इलाज करने लग जाती हैं, जिसमें से एक इंसान का हाथ ही नहीं था। वो नन को कहता है कि प्लीज मुझे ठीक करो। वो उसके पास आकर कहते हैं तुम इस हालात में भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम दूसरी दुनिया में उनके पास जाकर उनकी सेवा करो। एक बहुत ज्यादा इंजर्ड इंसान को बस ये कह देना कि तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, वो बहुत ही रूड लगता है। लेकिन किसी को ये कहना कि तुम भगवान के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और तभी वो एक नाइफ निकालती है और उसे भगवान के पास भेज देती है। इसी के साथ राहुल कहता है कि सारे इंजर्ड लोगों को अंदर ले जाओ और उन बॉडीज को वेस्ट मत करना, उन सबको इकट्ठा करो और उस बिल्डिंग के पास रख दो। वो स्नो वर्शिप सेक्ट की एक बहुत ही पवित्र जगह है, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। वो सारी बॉडीज को वहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है यहाँ पर सिर्फ मैं और यहाँ के प्रीस्ट रहेंगे। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तभी बड़ी बड़ी हरी रस्सियां अंदर से आती हैं और उन सारी बॉडीज को एक ही सेकंड में अंदर ले जाती है। और बिल्डिंग के अंदर वो पूरी बिल्डिंग उन हरी रस्सियों से भरी हुई थी। वो हर एक बॉडी को कवर कर रही थी और ऊपर खींच रही थी और ऐसा लग रहा था वो उनमें से कुछ अब्सॉर्ब कर रही थी। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लाल धुआं आता है और तभी उनमें से एक सेब निकल कर आती है। हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है। राहुल एक पहाड़ पर खड़ा है और पूजा कर रहा है कि इन लोगों को वेस्ट मत जाने दिया जाए, इनका शरीर ही हमारा खाना है। और चर्च के अंदर जो भी नए फॉलोअर्स वहाँ पर आए थे, सोनाली की पावर्स देखने के बाद वो बर्फ की देवता की पूजा करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और तो और सोनाली एक बार कहने पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर 3 बच्चे बचे थे जिन्हें उनके माँ बाप वहाँ पर लेकर आए थे और उन्हें देखकर सोनाली बड़े प्यार से कहती है कि आओ बच्चों मेरे पास आओ। वो सब कंफ्यूज होते हैं और अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि जाओ, वो जो भी करेंगी वो तुम्हारे भले के लिए करेंगी। उसके बाद वो बच्चे को लेटाती है और उसके चेहरे पर हाथ रखती है और जैसे ही वो हाथ रखती है उसकी बॉडी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है और उसके चेहरे से नीचे सारा शरीर नम हो जाता है। वो चेहरे से बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रही थी, लेकिन तभी वो एक चाकू निकालती है और वो कुछ तो काट देती है और अब वो लड़का नहीं रहा। और तभी अपनी पावर्स की मदद से उसे हील कर देती है। वो इन सारी चीजों से कंफ्यूज था, लेकिन वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर एक शैतान था और अब तुम्हें शुद्ध कर दिया गया है। वो उसके माँ बाप को कहती है कि अब ये उतनी शरारत नहीं करेगा जितनी पहले करता था। बाकी दोनों बच्चे ये देख कर डर जाते हैं, लेकिन अब हमें पता चलता है कि सोनाली की इविल स्माइल भी है और वो उन्हें बुलाती है और उनके साथ भी सेम चीज करती है। उसके बाद वो सारे माँ बाप और बच्चे बड़े खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब धरती पर राक्षस आएंगे और उस दिन सारी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर बर्फ के राक्षस आए हैं और ये इंसानों को खाते हैं और उन्हीं पर जिंदा रहते हैं। लेकिन इस कहानी का हीरो अभिषेक, उसे मिली है एक पावर जिससे वो सारे इंसान को बचा सकता है।